Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का सिलेबस चेंज हो गया है और अब नया लिटरेचर का कोर्स आ गया है, खासकर ग्रेजुएशन लेवल वाले पार्ट में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में जो लिटरेचर का नया कोर्स आया है उसकी पोएम्स उनको रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल रहे हैं ताकि आपको कोर्स पूरा करने में, पढ़ने में, समझने में हेल्प मिले। तो दोस्तों, मैं कभी ग्रेड फर्स्ट की पोएम डालता हूं तो कभी ग्रेड सेकंड की डालता हूं। आज हम ग्रेड फर्स्ट की पोएम जो जॉन डन ने लिखी थी, बेटर माई हार्ट, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि इसका जो टेक्स्ट का वीडियो था, जो पोएम का वीडियो था, मैं वो आपके लिए पहले ही डाल चुका हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सोनेट 14 बेटर माई हार्ट जो जॉन डन ने लिखा है उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसका पार्ट 1 में मैंने आपको कविता का जो टेक्स्ट था वो पढ़ाया था। पार्ट 2 में इसका जो लिटरेचर का जो भी इसका जो पोएट्री एप्रिसिएशन था, इसकी जो लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन थी, जो हार्ड वर्ड्स थे, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, थीम क्या है, पोएट के बारे में, मेटाफिजिकल पोएम के बारे में, इन सब के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ाई की थी। और वो वाला जो पार्ट था वो मैंने ऐप पे डाला है। यूट्यूब पे हम लोग इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा है और आज हम लोग इसका जो है तीसरा पार्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। मैं लगभग लगभग आपके लिए 100 क्वेश्चन, मतलब मोर देन 100 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, ताकि छोटी सी पोयम जो कि केवल आपके बहुत छोटी सी ये पोयम है, एक होली सोनेट है, केवल 14 लाइन की पोयम है और उसमें से हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं। कहीं कुछ नहीं छोड़ा हमने, लेकिन ये विशेष ध्यान रखा है कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो टेक्स्ट पर ही बेस्ड रहे। हमने पोएट पे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, सारे क्वेश्चन इन पोएम की जो 14 लाइन है उन्हीं पर ही बेस्ड हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट बेटर माई हार्ट 3% गोड। एज यू नो ये जॉन डन ने लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फटाफट फटाफट आंसर मन ही मन में सोचते रहिए, फिर जैसे मैं आंसर बताता हूं आप उससे देखिए कि अपना सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए कि आपके कितने आंसर्स ठीक आ रहे हैं। बट माइंड यू, सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ें। आप टेक्स्ट पढ़ें, इस टेक्स्ट के बारे में जो मैंने एप्रिसिएशन बताई हैं उनको पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे आइए, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो ये बी हो गया। आगे हम बात करते हैं, द पोएम बिलोंग्स टू विच पोएटिक सीक्वेंस। ये पोएम कौन से सीक्वेंस से बिलोंग करती है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, होली सोनेट्स, टेम्पल, लिरिकल बैलेड्स। देखो ये तो इसकी है ही नहीं, है ना। लिरिकल बैलेड्स और टेम्पल तो जॉन डन की नहीं है। इसका जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखा था इसने 1933 में, वो 1633 में। इसके मरने के बाद ये कलेक्शन जो है पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुआ था, जिसमें ये वाली पोएम नहीं थी, ये थी होली सोनेट्स में, जो 1609 से 1610 के आसपास पब्लिश हुई थी, होली सोनेट्स। तो ये जो पोएम है ये होली सोनेट सीक्वेंस से लिया गया है दोस्तों। आगे देखिए आप, अराउंड विच ईयर वाज द पोएम कंपोज। 1609 से 1610 के आसपास ये पोएम जो थी ये कंपोज की गई थी। फिर आगे देखिए, व्हेन वाज द पोएम फर्स्ट पब्लिश। पब्लिश कब हुई थी ये व्हेन वाज द पोएम फर्स्ट पब्लिश। 1609-10 में लिख दी गई थी, बट एक्चुअली ये बाद में इनके सारी जो पोएम्स थी ना वो 1633 में पोस्ट ह्यूमसली ही पब्लिश हुई थी। तो ये वाली भी 1633 में ही पब्लिश हुई थी। देखो एक बार वापस आना, कंफ्यूज मत होना। इसमें जो ये कंपोज की गई थी, ये पोएम लिख दी गई थी 1609-10 के आसपास, जब ये जेल वगैरह से बाहर आ गया और इसकी जो शादी थी एन मोर से, जो इसने भागकर सीक्रेटली शादी कर ली थी, वो जब वैलिडेट हो गई और उसके बाद इसका ध्यान जो ईश्वर की तरफ जाने लगा, तो 1609-1610 के आसपास की घटना है जब इसने पोएम कंपोज करी। हालांकि ये पोएम जो पब्लिश हुई वो 1633 में, इसके मरने के बाद। जो जॉन डन थे ये 1572 में पैदा हुए थे और 1631 में एक्सपायर हो गए थे। तो 1633 में पोस्ट ह्यूमसली, यानी कि इनके मरने के बाद इस पोएम को पब्लिश किया गया, ठीक है ना, 1633 के अंदर। फिर देखिए, द पोएम इज एड्रेस टू द। ये पोएम किसको एड्रेस की गई है? ये ईश्वर को एड्रेस की गई है। ये 3% गॉड को एड्रेस की गई है। ये गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट को
एड्रेस की गई है। ये होली ट्रिनिटी, त्रिदेव जो है उनको एड्रेस की गई है। तो होली स्पिरिट ओनली नहीं, फादर ओनली नहीं, तीनों 3% गॉड, यानी कि फादर, सन और होली स्पिरिट, इन तीनों को की गई है। फादर जो कि क्रिएटर है, सन जो कि सेवर है, रिडीमर है, और होली स्पिरिट जो कि प्योरीफायर है, अपने को प्योरीफाई करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, अपने को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। फादर, सन और होली स्पिरिट, इन तीनों को एड्रेस की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग, 6, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है? ये जो पोएम है ये पेट्रार्कन सोनेट के रूप में लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट, जिसमें 8 लाइन का एक ऑक्टेव है और 6 लाइन का एक सेस्टेट है। ऑक्टेव में इसमें 8 लाइन्स हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स हैं। 8 और 6 टोटल इसमें 14 लाइन्स हैं। इसके अंदर जो टर्न, जो वोल्टा आता है वो 9th लाइन में, सेस्टेट की पहली लाइन में आता है, 8 लाइन पूरा होने के बाद आता है। इसकी जो राइम स्कीम थी आपको ध्यान होगा, वो ऑक्टेव की तरह ए बी बी ए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर सी डी और ई थी, ठीक है ना। तो ये 6 लाइन और ये 8 लाइन्स, ऐसे कुल मिलाकर के इसके अंदर जो थी दोस्तों ये पेट्रार्कन सोनेट है। और ये सारी बातें इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे मैंने आपसे। द नंबर ऑफ लाइन्स इन द पोएम, कितनी लाइन्स हैं? चूंकि ये सोनेट है, हॉली सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, तो देयर आर 14 लाइन्स इन दिस पोएम। और देखिए मीटर कैसा है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। जो भी जितने भी सोनेट्स होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। तो ये वाला भी किस में लिखा गया है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। हाँ, हालांकि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, पर थोड़ा बहुत मीटर में जानबूझ करके अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए, अपना जो इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रगल दिखाने के लिए इसने थोड़ा बहुत डेविएशन किया है। कहीं ना कहीं आयम्बिक पेंटामीटर ने मिलकर के मीटर्स ने थोड़ा चेंज कर दिया है, बट ओवरऑल ये आयम्बिक पेंटामीटर ही है। द सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, ये पेट्रार्कन सोनेट है तो इसमें एक ऑक्टेव है 8 लाइन का, एक सेस्टेट है 6 लाइन का। तो ये ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड है। 3 क्वाड्रेंट्स और कपलेट में शेक्सपियरियन सोनेट होता है, तो ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है। चूंकि ये पेट्रार्कन सोनेट है तो इसमें एक ऑक्टेव है और एक इसमें सेस्टेट है। 2 ट्रिपलेट्स और कपलेट, 4 टर्सेट्स नहीं, इसमें ऑक्टेव है 8 लाइन्स का और सेस्टेट है 6 लाइन का, टोटल 14 लाइन्स हैं। आगे देखिए, द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इज, ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? अब्बा अब्बा, ए बी बी ए बी बी ए। तो आंसर इसका ए हो जाएगा ऑक्टेव की। अगर सेस्टेट की पूछे तो सी डी और ई है, सी डी और ई इसकी जो है सेस्टेट की राइम स्कीम है, सी डी ई। बहुत बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए ये, और थोड़े बाद में कठिन क्वेश्चन भी आएंगे। बट आप देखना, जब ये पहली बार सिलेबस बना है तो अब बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा उस पोएम के बारे में। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये नहीं पढ़ रखा तो ये क्वेश्चन कठिन है, पढ़ रखा है तो इजी लग रहे होंगे। तो ठीक है, शुरू में ये थोड़े से क्वेश्चन पूछेगा भी और कठिन भी पूछ लेगा, तो कोई बात नहीं। मैंने कल आपको जो पार्ट इसका 2 पढ़ाया था, जिसमें पूरा इसका हर चीज को हमने माइन्यूटली एनालिसिस किया था, ऑब्जर्व किया था, वो पार्ट पूरा पढ़ना, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, आपको हर चीज वहां से अच्छे से समझ में आएगी। मेन थीम क्या है इसकी? ये क्या है? नेचर की ब्यूटी की बात करता है? नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल, बिल्कुल इसकी बात करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये कहता है, ईश्वर, मेरे अंदर शैतान ने घर बना रखा है, मेरा जो हार्ट है वो कैप्चर्ड है, कैप्चर टाउन हो गया है। शैतान ने, तुम्हारे एनिमी ने, सैटन ने उस पर कैप्चर कर लिया है, उसको जो है वो यूजअप कर लिया है। तो अब मैं तुम्हारे बारे में सोच नहीं पाता, मेरे अंदर जो रीजनिंग पावर है वो भी उसकी गुलाम हो गई है। तो अब ईश्वर तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और तुम्हें मुझे उस सैटन से फ्री करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं वापस, मेरे अंदर आपके लिए डिवोशन की फीलिंग्स जागें, मेरा स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो। वो केवल डिवाइन ईश्वर आपके पावर से ही हो पाएगा। तो ये डिवाइन के इंटरवेंशन की बात करता है। ईश्वर को कहता है कि आप आओ और आप हस्तक्षेप करो मेरे मामले में और मुझे आजाद करो उस शैतान से और मेरे को स्पिरिचुअल रिन्यूअल लेकर आओ।
ये कोर्टली लव, लड़के और लड़की के प्रेम की बात करता है? नहीं। वॉर पॉलिटिक्स? नहीं। ये डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। द पोएट आस्क्ड गॉड टू हिज हार्ट। पोएट क्या कहता है कि वो उसके हार्ट को क्या करे? बेटर करे। इसकी पहली लाइन ही है बेटर माई हार्ट। शुरुआत ही ऐसी होती है, बेटर माई हार्ट 3% गुड फॉर यू। ये फर्स्ट लाइन है इसकी, ठीक है ना? तो बेटर माई हार्ट, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ। स्पीकर अपने आप को किससे कंपेयर करता है? फ्री बर्ड से कहीं कोई जिक्र नहीं होता फ्री बर्ड का। बिसीज्ड टाउन, यानी कि यूजप्ड टाउन, बिल्कुल इससे तुलना करता है, लिखता है लाइक बोलता है, आई एम लाइक यूजप टाउन। स्लीपिंग चाइल्ड, होली प्रीस्ट, नहीं, बिसीज टाउन से कंपेयर करता है, यूजप्ड टाउन से कंपेयर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी हो जाएगा। द स्पीकर सीक्स नॉट जेंटल परसुएशन, बट स्पीकर जो है ईश्वर से कह रहा है कि ईश्वर जेंटल परसुएशन से नहीं मानूंगा मैं। ये तुम जो प्यार मोहब्बत से मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो ना, जेंटल प्यार मोहब्बत से परसुएशन कर रहे हो, मुझे राजी करने की, मनाने की कि मैं तुम्हारे रास्ते पर आ जाऊं, नहीं होगा। तुम जो नॉक कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जो ब्लो कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जो शाइन कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक टू मेंड कर रहे हो, मेरे अंदर सुधार नहीं होगा। ये जो जेंटल तरीके हैं इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुम्हें तो वायलेंट स्पिरिचुअल एक्शन करने पड़ेंगे। वायलेंट, तुम्हें हिंसक बनना पड़ेगा, और फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा हिंसक के लिए? बैटर, मारना पड़ेगा, मुझे पीटना पड़ेगा, ब्रेक, मेरे को तोड़ना पड़ेगा, बर्न, जलाना पड़ेगा, ब्रेक, बर्न, ब्लो, बैटर, ये करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत एलिटेशन का यूज करता है, वायलेंट एलिटेशन का यूज करता है, ठीक है ना? वायलेंट स्पिरिचुअल एक्शन की बात करता है, लेकिन ये फिजिकल नहीं है, ये सब स्पिरिचुअल है। आपको आध्यात्मिक रूप से अगर बढ़ाना है तो हो सकता है फिजिकल दर्द भी आपको ये देवे। तो आंसर इसका ए होगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या आंसर करेंगे आप? ही वॉन्ट्स टू बी टू राइज अगेन, वो वापस राइज अगेन होना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? लव्ड, ओवरथ्रोन, इग्नोर्ड या रिवॉर्डेड। दस, इस लाइन में जो था ना, इसके आपने पोएम में पढ़ा होगा, यहां पैराडॉक्स यूज किया है। ईश्वर तुम्हें पहले मुझे उखाड़ फेंकना पड़ेगा, ओवरथ्रोन करना पड़ेगा, पहले मेरे अंदर बुराइयों को उखाड़ना पड़ेगा, फिर मेरे अंदर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रिन्यूअल राइज होगा, उत्थान होगा। पहले ओवरथ्रो करेंगे आप, मुझे उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद मेरे अंदर राइज होगा। तो ये ओवरथ्रोन की बात करता है दोस्तों। 16 में बी आंसर आएगा। ह्यूमन रीजन इज डिस्क्राइब्ड एज, या ह्यूमन रीजन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? ह्यूमन रीजन को, जो मानव का जो दिमाग है, किस तरह से डिस्क्राइब किया है जॉन डन ने इस पोएम के अंदर? तो आपको ध्यान होगा, वो कहता है कि रीजन इज वॉइसरॉय, इज दाई वॉइसरॉय इन मी। ईश्वर, जो रीजन है वो मेरे अंदर तुम्हारा वॉइसरॉय है, तुम्हारा गवर्नर है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है। शॉन मी, जो इसका फर्ज है कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए। बट तुम्हारा जो रीजन, जो तुमने मेरे अंदर वॉइसरॉय, प्रतिनिधि के रूप बैठा रखा है कि मैं अच्छे बुरे की समझ रखूं, वो वॉइसरॉय तो खुद वीक हो गया है, वो वॉइसरॉय तो खुद अनट्रू हो गया है। तो कैसे अब मैं तुम्हारे रास्ते पर चलूं ईश्वर? मेरा दिमाग तो काम कर नहीं रहा। और वैसे भी जो रीजन होता है ना, बुद्धि होती है, वो आपको धर्म की तरफ लेके भी नहीं जाती है। जो लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं वो धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते। ये तो भावनात्मक चीज होती है, तो इमोशनल है, स्पिरिचुअल चीज होती है। तो जो वो तुम्हारा जो रीजन है, जो तुमने मुझे मेरे अंदर एक वॉइसरॉय के रूप में बैठाया है, वो लॉयल सर्वेंट नहीं, वो तो दुश्मन के कब्जे में चला गया है, गलत है। वो वीक वॉइसरॉय है, बिल्कुल सही बात है। वो एंजल है, वो सेंट है नहीं, वो क्या है? वीक वॉइसरॉय है। ए आंसर, बी आंसर करेंगे इसका हम लोग। द स्पीकर एडमिट्स बीइंग बेट्रोथ्ड, जो स्पीकर है वो यहां स्वीकार करता है कि जो उसकी शादी है, बेट्रोथ टू, बेट्रोथ यानी मैरिड, मैरिड टू
क्राइस्ट, द चर्च, गोड्स एनिमी, रीजन, गोड्स एनिमी से शादी हो। बहुत गजब के मेटाफर कंसीट यूज करता है वो। और वो कहता है कि ईश्वर मेरी शादी तो किससे हो गई है, तुम्हारे दुश्मन से हो गई है, मैं तो अब उसके कब्जे में हूं, इम्प्रिजन्ड, उसके कब्जे में हूं, तो अब तुम मुझे एंथ्रेल्ड करो ताकि मैं फ्री हो जाऊं, तुम मुझे रेविश करो, रेप करो मेरा, ताकि मैं चेस्ट हो जाऊं, प्योरीफाई हो जाऊं। ये गॉड एनिमी से उसकी बैट्रॉथ, बैट्रॉथ टू यानी मैरिड टू, उसकी शादी हो गई है। ही आस्क्स गॉड टू दैट सिंफुल बॉन्ड, वो ईश्वर से कहता है कि वो जो उसका सिंफुल बॉन्ड बन गया है, पाप पूर्ण जो बॉन्ड बन गया है एनिमी से, सैटन से, वो उसको तोड़े, ब्रेक करे, अनटाई करे, उस नॉट को प्रोटेक्ट करे, स्ट्रेंथन करे या ब्रेक करे, अनटाई करे। सिंफुल बॉन्ड किससे बना, उसका सैटन से बना, सिन से बना है, और उस रिश्ते को ईश्वर तुम तोड़ दो, है ना, ब्रेक कर दो, अनटाई कर दो। ट्रू फ्रीडम कम्स ओनली, सच्ची स्वतंत्रता आती है ओनली इफ गॉड डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड। सच्ची स्वतंत्रता कब मिलेगी स्पीकर को, जब ईश्वर उसे एंथ्रोल्ड करेंगे, जब ईश्वर उसे इम्प्रिजन्ड करेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, तब जाके वो आजाद होगा। पैराडॉक्स यूज किया है, जब ईश्वर तुम मुझे गुलाम बनाओगे, एंड बनाओगे, तब जाके मैं स्वतंत्र बनूंगा। बहुत एक पैराडॉक्सिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया है। वर्ल्ड को खत्म करने से दो गॉड में आजाद हो जाऊंगा, नहीं, एंथ्रेल सेम, एंथ्रेल यानी एनस्लेव हिम। जब ईश्वर तुम मुझे क्या करोगे, एनस्लेव करोगे, जब तुम मुझे कब्जे में ले लोगे, है ना, जब तुम मुझे इम्प्रीजन्ड कर दोगे, जेल में डाल दोगे, तब जाके मैं फ्री होऊंगा। और इस सेंटेंस में ना जॉन डन ने पैराडॉक्स यूज किया है। क्या यूज किया है दोस्तों, पैराडॉक्स यूज किया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर देखिए, प्योरिटी इज अचीव्ड ओनली इफ गॉड, प्योरिटी पवित्रता प्राप्त की जा सकती है केवल कब, कब पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं, जब ईश्वर उसे रेविश करे, जब ईश्वर उसका रेप करे, उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए। इट मीन्स यहां पर इसका ऐसा मतलब नहीं है, मेटाफोरिकल मीनिंग है कि जब तक ईश्वर उसको फुली पजेस्ट नहीं करेगा, अपना नहीं बना लेगा, अपने कैप्चर उसको नहीं कर लेगा, अपने अधिकार में जब तक उसको नहीं ले लेगा, अपने पोजीशन में, अपने ऑथरशिप में नहीं ले लेगा, तब तक उसका भला नहीं हो सकता, तब तक वो पवित्र नहीं हो सकता, प्योरिटी उसमें नहीं आ सकती। तो देखो कितनी अजीब बात है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। पवित्र तब बनूंगा जब तुम मुझे रेप करोगे, मेरे को फिजिकली असोल्ट करोगे। तो इसमें भी जो है उसने पैराडॉक्स यूज, है ना, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए, द पैराडॉक्स ऑफ द पोएम इज फ्रीडम थ्रू स्लेवरी, बिल्कुल, गुलाम बना करके आजाद होना पैराडॉक्स है। लव थ्रू हेट्रेड, पीस थ्रू वॉर, डेथ थ्रू लाइफ, नहीं, ए हो जाएगा, 22 का ए आंसर करेंगे। द बैटरिंग सजेस्ट, बैटरिंग मतलब होता है, दो तरह से मतलब है। एक तो बैटरिंग जो बड़े बड़े किले होते हैं, फोर्ट होते हैं, जिनमें दुश्मन ने कब्जा कर लिया, आप उस फोर्ट को आप अपना चाहते हो, लेना चाहते हो अपने कब्जे में, तो बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे ले जाकर के सेना क्या करती थी, उस गेट पर जोर जोर से मारती थी, या हाथियों से ऐसे उसके सिर से उसको टिकवाते थे, या बैट, लकड़ी, बैट हो ना, लकड़ी से क्रिकेट खेलते हैं बैट, ऐसे बड़ी बड़ी लकड़ियां उस गेट पर जोर जोर से मारते थे और उससे उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते थे, है ना। तो क्या कह रहा है, बैटरिंग, उस लकड़ी से जोर जोर से मारना, प्रहार करना, फोर्सफुली अटैक करना। या फिर एक और होता है, जो यहाँ पर एक और जो है कंपैरिजन किया है कवि ने, जॉन डन ने, कि ईश्वर तुम तो टिंकर हो, बर्तन बनाने वाले हो, तुम ब्लैक स्मिथ हो, और तुम्हारे पास एक बैट है, उस बैट से तुम धीरे 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 ऐसे मुझे मारते हो, अब उससे काम चलेगा, जोर जोर से मारो और मेरे को एक शेप में पोट, अच्छा पोट बना दो, ठीक है ना। तो वो बात कह रहा है, फिजिकल हीलिंग, इलाज करने की बात कर रहा है, नहीं। मिलिट्री असोल्ट, जैसे सेना जो होती है ना गेट को तोड़ती है, बैटरिंग का मतलब वो होता है, बिल्कुल होता है, वेडिंग रिचुअल्स या फार्मिंग नहीं, ये मिलिट्री असोल्ट्स होता है ना, मिलिट्री असोल्ट्स। भी करेंगे इसका आंसर। द वॉइस रॉय स्टैंड्स फॉर, या वॉइस रॉय किसके लिए, फेथ के लिए, रीजन के लिए, गॉड के लिए, सैटर्न, रीजन, कि मेरा जो रीजन है वो वॉइस रॉय बन गया है, वो तुम्हारा वॉइस रॉय है ईश्वर,
लेकिन अब वो कमजोर बन गया है, अनट्रू, बेवफा हो गया है, वो एनिमी के कब्जे में चला गया है। तो वॉइसरॉय कौन है? रीजन है। मानव के अंदर जो रीजन है ना, बुद्धि, ये हमें ईश्वर ने दी है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, तो उसने अपना एक वॉइसरॉय, अपना एक गवर्नर, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर बैठा दिया है। वो निर्णय लेता है अच्छे बुरे का। जैसे ईश्वर अच्छे बुरे का निर्णय जानता है, ऐसे हमारा रीजन भी जानता है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई? जॉन डन कह रहे हैं कि वो रीजन जो ईश्वर तुमने मुझे वायसराय बना के मेरे अंदर भेजा था ना, वो भी अब जो है वो एनिमी के कैप्चर में चला गया है, और वो वीक हो गया है, और वो जो है वो अनट्रू हो गया है। रीजन की बात कर रहा है। लीगल इमेजरी अपीयर्स इन द मेंशन ऑफ, या लीगल इमेजरी चेन्स के थ्रू है, ये नहीं। जो शादी के बंधन होते हैं ना, वो लीगल होते हैं, उनको डिवोर्स करने की बात कर रहा है, बिट्रोथल करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रिजन वॉल्स नहीं, डिवोर्स, बिट्रोथल जो वर्ड्स है कि तुम मेरा संबंध खत्म करवा दो, अनटाई कर दो, ब्रेक कर दो, डिवोर्स करवा दो, ये लीगल इमेजरी का यहाँ पे यूज हुआ है। इसमें लीगल इमेजरी यूज हुई है। मिलिट्री इमेजरी वो बैटरिंग वाला यूज हुआ है। और इसमें जो इरोटिक इमेजरी कि वो रेप करना और एंथ्रेल करना, रेविश करना, चेस्ट बनाना, वो सब भी लीगल इमेजरी भी यूज हुई है, और इरोटिक इमेजरी भी। इरोटिक इमेजरी जो है वो रेविश में है, रेप करने में। इरोटिक मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर, रिलेटेड टू सेक्सुअल प्लेजर। तो ये रेप की बात जहां हुई है, रेविश की जब बात हुई है, वो इरोटिक इमेजरी है दोस्तों। आगे देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ वायलेंस एंड लव रिफ्लेक्ट। यहां देखना, एक तरफ वायलेंस है, बैटर, ब्रेक, ब्लो, बर्न, रेविश, एक एंथ्रेल्ड। एक तरफ वायलेंस है और एक तरफ प्यार है ईश्वर के प्रति, लव फॉर गॉड। ये दोनों चीजों को जबरदस्त ब्लेंड किया है, कॉम्बिनेशन किया है। और यही तो खूबसूरती है मेटाफिजिकल पोएट्स की, यही तो खूबसूरती है जॉन डन की, जो क्या करता है, इस तरह से अलग अलग इन फीचर्स को मिलाता है ना। मेटाफिजिकल, मेटाफिजिक, जो आपको लगेगा कि यार ये दुनिया में ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है, बट ये अर्थली चीजों को हेवनली चीजों से कॉम्बिनेशन करवाता है, जक्स्टापोज करता है, वो मिलाता है आपस में जबरदस्ती। एक क्लासिकल रेस्टोरेंट है, मेटाफिजिकल कंसीट, ये मेटाफिजिकल कंसीट का है ना। इसे बिल्कुल अलग चीजों से मिलान कर देना, है ना। ईश्वर अपने जो स्पिरिचुअल जो बन की डिवोशन फीलिंग्स हैं, उनको देखो ये किस तरह से ब्लैक स्मिथ से और बैटर से और डिवोर्स से और शादी से कनेक्शन फील करवाता है। जो मेटाफिजिक चीज होती है, उनको इन अर्थली चीजों से, साइंस से, ज्योग्राफी से, कॉमर्स से, इनसे मिलान करवाता है। इसे मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है, और वो इस कविता के अंदर अच्छे से है। द हार्ट इज लाइकन टू अ, जो हमारा दिल है वो किसकी तरह है? फोर्ट्रेस की तरह, गार्डन की तरह, पैलेस के शिप की तरह। फोर्ट्रेस, एक किले की तरह हमारा दिल भी जो है वो कब्जे में चला गया है एनिमी की फोर्ट्रेस से। और उस फोर्ट्रेस को बैटर करना है, उसको तोड़ना है, तोड़ना है। और ईश्वर तुम्हें अंदर आना है। मैं इसके लिए तुम्हें अंदर लाने के लिए, एडमिट करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, पर ला नहीं पा रहा। लेबर टू एडमिट, बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू let you enter. The verbs break, blow, burn, be, इसमें एलिटेशन है। हाइपरबली, मेटानोमी, आयरनी नहीं, इसमें एलिटेशन का, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते बी, तो इसे एलिटेशन कहा जाता है। अगला देखो, इम्प्रिजन मी, ईश्वर तुम मुझे इम्प्रिजन कर लो, मुझे कैद कर लो, फॉर आई नेवर शैल बी फ्री, बिकॉज, और यानी बिकॉज, चूंकि, बिकॉज आई नेवर शैल बी फ्री, है ना। आई नेवर शैल बी फ्री, मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा जब तक तुम मुझे इम्प्रिजन नहीं करोगे। ईश्वर, जब तक तुम मुझे कैद नहीं करोगे। पैराडॉक्स है इसके अंदर, है ना। तो क्या इसमें सिमिली पैराडॉक्स? पैराडॉक्स, उल्टी बातें कर रहा है। मैं जब तक फ्री नहीं हो पाऊंगा जब तक तुम मुझे कैद नहीं करोगे। कैद करने से कौन फ्री होता है भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ये है, पैराडॉक्स का मतलब होता है जब डीप कंसिडर करते हो तो आपको उसका मीनिंग समझ में आता है। तो यहाँ ये चीज है कि ईश्वर, जब तक तुम मुझे कैद नहीं करोगे, जब तक तुम मुझे अपना नहीं बना लोगे, अपने में नहीं संभालोगे, तब तक मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा इस दुनियादारी से,
इस मोह माया से, इन सिंफुल एक्ट से, है ना। ये जो मैं लव अफेयर्स कर रहा हूं और मैं ये गलत काम कर रहा हूं, है ना, मेरे को शैतान ने कब्जे में ले लिया है, तो जब तक तुम मुझे कब्जे में नहीं लोगे ईश्वर, तब तक मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। तो इस पैराडॉक्स का यूज किया गया है। गॉड इज पोर्ट्रेट बोथ एज टीचर एंड स्टूडेंट, डिस्ट्रॉयर एंड ड्रीमर। यस, ईश्वर तुम डिस्ट्रॉयर भी हो, तुम कैद भी करोगे, तुम ही मुझे रिडीम करोगे, तुम ही मुझे बचाओगे, तुम ही सेवर हो। बी आंसर जीवन का। एनिमी कौन है यहाँ पे? एनिमी सिन है, सैटन है। बी, दुश्मन सैटन है। रिपीटेड इंपरेटिव वर्ब्स आर टर्न ऑफ। यहाँ बैटर, बर्न, ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इंपरेटिव यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है। ये क्यों? ऐसा लगता है वो आदेश दे रहा है, वो ईश्वर को कह रहा है कि तुम ऐसा करो, तो वो अर्जेंट प्लीडिंग कर रहा है। ईश्वर, मैं तुमसे प्लीड कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुरंत कि तुम आओ और मुझे उस पापी सैटन से मुक्त कराओ और मुझे अपने शरण में ले। अर्जेंट प्लीडिंग। द ट्रियो ब्रेक, ब्लो, बर्न, ये क्या है? ट्राइकोलॉन है। तीन शब्द एक साथ, ट्राई यानी एक साथ, थ्री वर्ड का, और ऐसा वो कई बार यूज कर रहा है इसके अंदर, इस तरह से यूज कर रहा है वो ट्राइकोलॉन का। उसने इस पोएम में काफी बार यूज किया है। अपने नोट्स पढ़ना, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ना, उन नोट्स में आप देखना, ये मैंने सारी बातें अच्छे से वहां पढ़ा रखी है। ठीक है, ट्राइकोलॉन का यूज हुआ है, ये टर्म्स मैंने समझाई है आपको। द पोएम यूजेस फ्रिक्वेंट पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड। ये किस तरह का ज्यादा यूज करता है इस कविता में? गॉड को पर्सोनिफाई करता है, मिथोलॉजिकल रेफरेंस, एनिमल इमेजरी, पेस्टर, नहीं, गॉड को बार बार पर्सोनिफाई करता है। ऐसे बता रहा है जैसे कि ईश्वर इंसान के रूप में आपके सामने खड़ा है और उससे आप 1-to-1 डायरेक्ट बातचीत कर रहे हो। ठीक है ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह आप सीधा उससे बातचीत कर रहे हो गॉड से। नॉक, ब्रेथ, शाइन जो शुरू में आता है, ये कहता है कि नॉक से, ब्रेथ जो ब्लो एयर बैलोज के अंदर, या फिर शाइन करने से ईश्वर कुछ नहीं होगा, ये तो सब जेंटल परसुएशन है, ये गॉड के जेंटल एक्शंस हैं। ये आंसर होगा। एंजेमेंट हेल्प्स टू कन्वे। एंजेमेंट मतलब होता है जब कविता की लाइन जो होती है, वहां जहां लाइन खत्म होती है उसका वहां अर्थ खत्म नहीं होता, आपको उसका मीनिंग समझने के लिए अगली लाइन में जाना पड़ता है, तो ओपन रहता है, रन कपलेट्स होते हैं, रन लाइन्स होती है इसमें। फॉर्मल रेस्टेंस है, ओवरफ्लोइंग पैशन है, लगातार आपके पैशन जो है वो ओवरफ्लो होते रहते हैं, जो एक सेंटेंस में, एक लाइन में नहीं रुकते, ओवरफ्लो के अगली लाइन में चले जाते हैं, तो एक तरह से ओवरफ्लो पैशंस है। आपके अंदर इतनी भावनाएं हैं, इतना आपके अंदर उमड़ रही हैं भावनाएं कि वो एक लाइन में खत्म नहीं हो सकती, वो बह बह करके ओवरफ्लो के अगली लाइन में जा रही है। ओवरफ्लो पैशन, इसमें बात हो रही है। द क्लोजिंग कपलेट डिलीवर्स, लास्ट में मोरल लेसन की बात होती है। शॉकिंग प्ली, एक शॉकिंग प्ली हो रही है कि तुम मुझे एंथ्रेल करो ईश्वर, एनस्लेव बना लो, और ईश्वर तुम जो है मुझे रेविश करो। कितनी अजीब बात कर रहा है। और एंथ्रेल करके मुझे फ्री करो, और रेविश करके मुझे चेस्ट बनाओ। तो लास्ट की जो क्लोजिंग कपलेट है, लास्ट जो दो लाइन है, इसकी राइम स्कीम ई ई है, वो शॉकिंग प्ली है। तो आपको झटका लगेगा क्या बातें कर रहा है। पवित्र बनाने के लिए रेप करने की बात कर रहा है, आजाद करने के लिए जेल में डालने की बात कर रहा है, ये पैराडॉक्स का यूज कर रहा है, ये एक शॉकिंग प्ली है। द टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम का टोन ह्यूमरस है? नहीं, मेडिटेटिव है, ईश्वर के लिए चिंतन है, लेकिन इंटेंस है। इंटेंस यानी भावनाओं में तीव्रता है, गुस्सा है, जोश है, इंटेंस। सटायरिकल और इंडिफरेंट, उदासीन है, सटायरिकल व्यंग्यात्मक है, नहीं, मेडिटेटिव यट इंटेंस है, चिंतनशील है, ईश्वर के लिए चिंता कर रहा है, प्रे कर रहा है, लेकिन बहुत इंटेंस फीलिंग्स है, बहुत तीव्र फीलिंग है। आगे देखिए, पैराडॉक्स इज सीन इन ब्रेक, ब्लो, बर्न, या तो लिटेशन है, मेटाफर भी कह सकते हैं। एंथ्रॉल मी नेवर शैल बी फ्री, तुम मुझे एनस्लेव बना दो, जेल में डाल दो, जब तक मैं फ्री नहीं होऊंगा अगर नहीं डालोगे तो। इसमें पैराडॉक्स है। 3% गॉड में मेटाफर है। रीजन योर वॉइस रॉय में पर्सोनिफिकेशन है, जहां रीजन इंटेलिजेंस को उसने गवर्नर बना दिया, वॉइस रॉय बना दिया, यहाँ पर्सोनिफिकेशन।
यहां पर 3% गॉड के अंदर मेटाफर या मेटाफिजिकल कंसीट है, और इसमें जो है पैराडॉक्स। बी आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 40 का बी। द पोएम बेटर माई हार्ट इज अ लव सोनेट टू मिस्टीरियस वुमन। क्या लव सोनेट एक मिस्टीरियस वुमन के लिए? नहीं। पेट्रार्कन सोनेट है, बिल्कुल है। अबाउट नेचर, नेचर के बारे में नहीं, ये बात गलत हो गई। होली सोनेट है जिसमें गॉड को एड्रेस किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। मेटाफिजिकल पोएम है लेकिन साइंस के लिए नहीं है, गलत। आंसर क्या करेंगे इसका 41 का? सी कर देंगे दोस्त। आगे देखिए। द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। स्पीकर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस मानता है, दैट इज इजीली डिफेंडेड, जिसको रक्षा की जा सकती नहीं, इसकी डिफेंड नहीं कर सकते, ये खुद तो कर ही नहीं सकता, गलत हो गया। कन्क्वेट टाउन है, ये एक जीता हुआ शहर है, उसका जो दिल है वो जीता हुआ शहर है। दैट हैज बीन कैप्चर्ड, जिस पर कब्जा कर लिया है, किसने? सैटर्न ने। ये बात सही लग रही है मुझे। और ब्लूमिंग फ्लावर है, नहीं। लॉस्ट ट्रेवलर है, नहीं। तो बी आंसर हो। 42 का आंसर क्या कर देंगे आप? बी कर देंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए। द लाइन फोर आई यानी बिकॉज आई, वो इन्वर्जन किया था। एक्सेप्ट यू एंथ्रेल मी नेवर शैल बी फ्री, एग्जाम्पलीफाइज विच लिटरेरी डिवाइस। इसमें पैराडॉक्स है, अभी थोड़े पहले पढ़ा आपने कि जब तक तुम मुझे एंथ्रेल नहीं करोगे, इंप्रिजन नहीं करोगे, एनस्लेव नहीं करोगे, तब तक मैं आजाद नहीं हूं। हु इज द 3% गॉड? फादर, द सन एंड द वर्जिन मैरी। वर्जिन मैरी नहीं है, ट्रिनिटी है, फादर सन और होली स्पिरिट, बिल्कुल। 3% गॉड कौन है? ट्रिनिटी है, जिसमें फादर, सन और होली स्पिरिट आता है। द स्पीकर यूजेस द मेटाफर ऑफ मैरिज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप टू सैटर्न। द रिलेशनशिप किससे हो गया है? सैटर्न से हो गया, लेकिन वो चाहता है कि सैटर्न से जो उसकी शादी है वो डिवोर्स हो जाए, वो रिश्ते ब्रेक हो जाए, वो नॉट अनटाई हो जाए, और ईश्वर इसके लिए इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे। सैटर्न से उसके रिलेशन है दोस्तों। व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही सेज डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन? यहां स्पीकर का क्या मतलब? वो कहता है कि मेरी शादी जो है वो सैटर्न से हो गई है, ईश्वर तुम आओ और मेरी उससे शादी तुड़वाओ और अपने से अपनी शादी करवाओ मेरी, है ना, मुझे अपनी बिलव्ड बना लो और अपने पोजीशन में मुझे ले लो। ही वांट्स गॉड टू एंड हिज मैरिज टू हिज अर्थली वाइफ। वाइफ से रिश्ते तोड़ने बात कर रहे नहीं। आस्किंग गॉड टू सेवर हिज करंट बॉन्ड विद द एनिमी सैटर्न। यस, ये है कि मेरे सैटर्न से रिश्ते जो है तुम ईश्वर तोड़ दो, इसकी बात वो कह रहा। The violent imagery of battering, breaking and blowing contributes to the poem's theme of। यहाँ पे जो वायलेंट इमेजरी यूज की है, बैटरिंग, तोड़ने की, ब्रेकिंग करने की, ब्लोइंग करने की, कंट्रीब्यूट्स द पोएम्स थीम ऑफ डिवाइन एंगर एंड पनिशमेंट। ईश्वरीय जो गुस्सा और जो पनिशमेंट है उसकी बात कर रहा है, कर तो रहा है। द नेसेसिटी ऑफ फोर्सफुल स्पिरिचुअल रिबर्थ, ये और अच्छा है। फिजिकल सफरिंग ऑफ मार्टियर्स, शहीदों की बात कर रहा है, मार्टियर्स की नहीं। मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग को जो मिलिट्री से जीतने की बात कर रहा है, नहीं। ये सबसे अच्छा बेस्ट आंसर से बी होगा। ये बात कर रहा है स्पिरिचुअल रिबर्थ की, कि ईश्वर आप फोर्सफुल तरीके से, जबरदस्ती, मैं पापी हूं, जबरदस्ती करके मुझे अपने सदमार्ग पर लेके चलो, ठीक है ना। तो बी आंसर होगा। आगे देखिए। द टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम की टोन कैसी है? पीसफुल और मेडिटेटिव है, आयरनिक और डिटेच है, पैशनेट और डेस्परेट है, जॉयफुल और सेलिब्रेटरी है। पैशनेट है, बहुत इंटेंस है, बहुत पैशनेट है, और डेस्परेट है और निराश है। निराशा है कि मैं आपके सदमार्ग पर चल नहीं पा रहा, और मैं बहुत पैशनेट हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बताए गए रास्तों पर चलूं, लेकिन ईश्वर मैं चल नहीं पा रहा हूं, वो आप आओ और आप मेरी रक्षा करो, मुझे चाहे बैटर करो, चाहे मुझे ब्रेक करो, चाहे मुझे बर्न करो, चाहे मुझे एनस्लेव करो, चाहे मुझे रेविश करो, लेकिन प्लीज मुझे अपने शरण में ले। इसका बेहतर आंसर हो गया सी। फाइनल कपलेट जो है इसका, नोर एवर चेस्ट, वो ना, जब तक रेविश नहीं करोगे, ये रीइंफोर्स करता है सेंट्रल आइडिया दैट स्पीकर विल ऑलवेज बी प्योर इन द आईज ऑफ गॉड, कि ईश्वर हमेशा भगवान की आंखों में, नजरों में प्योर रहेगा। कैन ओनली बी प्योरिफाइड इफ गॉड एग्रेसिवली टेक्स पोजेशन ऑफ। बिल्कुल यही आंसर है, सबसे बड़ा ऑप्शन ये आंसर है, और ये एक्चुअली इसकी थीम भी है। देखो आप, इसकी थीम यही है कि ईश्वर जब चेस्ट की बात करता है, स्पिरिट कहता है कि कैन ओनली बी प्योरिफाइड, हम केवल तभी प्योरीफाई हो सकते हैं इफ गॉड एग्रेसिवली टेक्स पोजेशन ऑफ हिम,
यदि ईश्वर हमारा पोजीशन ले ले, हमें एंथ्रेल कर ले, हमें इंप्रिजन में ले ले, तो आंसर इसका बी होगा दोस्तों। प्राइमरी थीम क्या है इस पोयम की? द जॉय ऑफ फाइंडिंग फेथ। आप फेथ ढूंढना चाहते हो, ईश्वर का, उसकी खुशी चाहते हो। डेस्परेट नीड फॉर वायलेंट डिवाइन इंटरवेंशन टू अचीव सेल्वेशन, ये बेहतर आंसर है। इस कविता की थीम देखो, यही लाइन सटीक बैठती है। डेस्परेट, बहुत डेस्परेट होके, बहुत ऐसे मतलब ऐसे आवेश में आकर के उसको जरूरत महसूस हो रही वायलेंट डिवाइन इंटरवेंशन की। पर आप आओ, वायलेंट इंटरवेंशन करो टू अचीव सेल्वेशन, ताकि मैं सेल्वेशन प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकूं। आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? बी कर देंगे। ये देखिए, स्पीकर्स स्पिरिचुअल स्टेट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। स्पीकर की स्पिरिचुअल स्टेट कैसी है? कॉन्फिडेंट है, अश्योर्ड है ऑफ हिज प्लेस इन हेवन, नहीं कि मुझे हेवन में जगह मिल जाएगी, नहीं, वो लग रहा है मैं पापी हूं और मेरा क्या होगा, ईश्वर अब आप बचाओ मुझे आके। कंटेंट विद अ जेंटल इवॉल्विंग रिलेशन विद गॉड, क्या वो ईश्वर के जो जेंटल तरीके हैं उसको चेंज करने के, उससे खुश है? नहीं खुश है। डेस्परेट है बहुत ज्यादा, कॉन्फ्लिक्टेड है, स्ट्रगल चल रहा है उसके दिमाग में, और फीलिंग एनस्लेव टू सिन, और उसको लग रहा है कि उसके ऊपर पाप का कब्जा हो चुका है, वो पाप की गुलामी में है, बिल्कुल उसको महसूस होता है। वो गुस्से, वो भगवान पर गुस्से में है और अबंडनिंग हिम, कि उसने को छोड़ दिया। नहीं, इस कविता के अंदर जो मेनली चीज है ना, जो सबसे अच्छा आंसर है, ये सब डिस्ट्रैक्टर है, मेन आंसर इसका ये है। वो डेस्परेट है, कॉन्फ्लिक्टेड है, और वो उसको पता है, वो फील कर रहा है कि वो अभी जो है सिन के कब्जे में है। ये उसकी स्पिरिचुअल स्टेट है वर्तमान की। अब ईश्वर आकर इंटरवीन करे और उसको जो है इन चीजों से फ्री करे। द पोएम एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, वेल्थ एंड पॉवर्टी, लाइफ एंड डेथ, नेचर एंड टेक्नोलॉजी। फ्रीडम और कैप्टिविटी के रिश्तों की बात कर रहा है कि मैं कैप्टिविटी में तो किसमें हूं? सैटर्न की, और मुझे फ्रीडम कौन करेगा? गॉड। आंसर इसका ए कर देंगे, 52 का ए। A central paradox in the poem is that idea speaker can only be healed if he is first made sick, नहीं, बीमार हो जाए तो सही होगा, रिच होगा अगर वो पहले गरीब बने, नहीं। पैराडॉक्स कौन सा यूज किया गया? सेंट्रल पैराडॉक्स। फ्री इफ इज फर्स्ट इम्प्रिजन बाय गॉड, यस, पहले जब वो भगवान उसे इम्प्रिजन करेंगे, कैद मिलेंगे, तब जाके फ्री होगा। वो इंटेलिजेंट बनेगा यदि वो पहले अज्ञान बनेगा। ये सब में पैराडॉक्स है, लेकिन जो इसका पैराडॉक्स है वो ये वाला है, फ्री इफ इज फर्स्ट इम्प्रिजन बाय गॉड। आंसर सी करेंगे दोस्तों। द स्पीकर्स रीजन इज डिस्क्राइब्ड एज, यहां स्पीकर का जो रीजन है इज डिस्क्राइब्ड एज, वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, उसका जो रीजन है, उसका दिमाग, इंटेलिजेंस, वो गॉड की वायसराय है, लेकिन अभी वो उसके एनिमी जो है सैटर्न, उनके कब्जे में है, और वो वीक हो चुका है, और वो अनट्रू हो चुका है। पावरफुल टूल है दैट हैज सक्सेसफुली डिफेंडेड हिम फ्रॉम सिन, जिसने उसको बचा लिया पाप से। नहीं, कहां बचाएगा, खुद कब्जे में हो गया हो तो। गॉड का वॉइसरॉय है दैट हैज बीन कैप्चर्ड एंड इनइफेक्टिव, बिल्कुल। रीजन कौन है? गॉड का वॉइसरॉय है जो कि कैप्चर्ड हो गया है और वो इनअफेक्टिव हो गया है। आंसर आप बी कर देंगे दोस्तों। फिर देखिए, द पोएम अल्टीमेटली सजेस्ट दैट सेल्वेशन, पोएम लास्ट में ये सुझाव देती है कि जो सेल्वेशन है, मुक्ति, मोक्ष, वो कैसे प्राप्त होगा? अर्न थ्रू गुड डीड्स एंड पायस लिविंग, अच्छे कर्म करने से और शुद्धता और पवित्र जिंदगी जीने से। नहीं, इस कविता में ऐसी बात नहीं करता। कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू द फोर्सफुल ग्रेस ऑफ गॉड, बिल्कुल। भगवान की जो फोर्सफुल ग्रेस होगी, जब वो ताकत लगाएगा और वो आपके ऊपर फोर्सफुल दया दिखाएगा, हिंसक दया दिखाएगा, तब जाके प्राप्त हो सकता है। इज अ लॉजिकल कंक्लूजन रीच थ्रू रीजन, नहीं, रीजन की कोई मदद नहीं होती यहाँ पे। इम्पॉसिबल है स्पीकर के लिए सॉल्यूशन प्राप्त करना, नहीं, ये कोई बात नहीं करता, कोई बी वाली बात। द वोल्टा और टर्न इन आर्ग्यूमेंट टिपिकली अकर्स इन पैट्रागन सोनेट, कब आता है ये 9वीं लाइन में आता है, ऑक्टेव के बाद, बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। वोल्टा जो है ऑक्टेव के बाद आता है और सेस्टेट की पहली लाइन में आता है। इस पोएम में वोल्टा जो है वो कहां पाया गया है? 9th लाइन, यट डियरली आई लव यू। देखो, ये सारी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं अपने नोट्स में आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से देखो, आप
आप केवल यूट्यूब पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कभी यूट्यूब पे उसकी क्लास देखनी पड़ेगी, कभी उसकी क्लास देखनी पड़ेगी, कुछ मैटर वहां मिलेगा, कुछ वहां मिलेगा, तो इसमें आप इकट्ठे करने में लगे रह जाओगे, समय कम रहेगा। आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से सारे नोट्स वगैरह मिल जाए, तो मैंने अपना एक ऐप बना रखा है, केटी सर इंग्लिश ऐप। उस पर आप जाइए और वहां पर ये सारे नोट्स पार्ट बी में आपको मैंने दे रखे, पढ़ा भी रखे हैं, वहां मिल जाएगी, तो सारी लाइन्स आपको अच्छे से मिल जाएगी। द यूज ऑफ सोनेट फॉर्म, ट्रेडिशनल यूज फॉर लव पोएट्री इज आयरोनिक। देखो ये सोनेट फॉर जो होता है वैसे तो लव पोएट्री के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर ये आयरोनिक है, यहाँ कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है और साथ में बहुत ही इरोटिक इमेजरी का यूज कर रहा है, पैराडॉक्स का यूज कर रहा है, मेटाफिजिकल इसमें क्वालिटीज डाल रहा है। तो ये कैसे आयरोनिक है ट्रेडिशनल लव पोएट्री से? पोएम इज एक्चुअली अबाउट डन्स वाइफ, नहीं। कॉन्ट्रास्ट विद द वायलेंट डिस्ट्रक्टिव इमेजरी ऑफ द कंटेंट, क्योंकि इस कंटेंट में बहुत वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव इमेजरी का यूज किया गया है, बैटर, ब्रेक, ब्लो, बर्न। इट मेक्स द पोएम इजियर टू मेमोराइज, नहीं। और लो किया गया, डन रोट दिस, नहीं। ये आंसर आएगा बी करेंगे। 58 का आंसर क्या करेंगे दोस्तों, आप बी करेंगे। द वर्ब बैटर सजेस्ट, बैटर का मतलब जेंटल टैपिंग, धीरे धीरे मारना है, नहीं। कलिनरी प्रोसेस, बर्तन बनाने का इनका प्रोसेस होता है, टोप वोप बनाने का, नहीं। वायलेंट डिस्ट्रक्टिव असॉल्ट है बैटर का मतलब। मिलिट्री फोर्स की बात की गई, रिदमिक बीटिंग है, नहीं। म्यूजिक की बात नहीं हो रही। ये जो ब्रेक, ब्लो, बर्न, इनमें किस तरह का यूज किया है इसने? ये एसिडेंटन है, नाम से लग रहा होगा, ओमिशन ऑफ कंजक्शन। इसमें तो कंजक्शन यूज नहीं किए। ब्रेक एंड ब्लो एंड बर्न, ऐसे एंड लगने चित नहीं लगाए, कोमा लगा दिए, तो कंजक्शन का ओमिशन कर दिया, तो आंसर सिंडेंटन हो जाएगा। अगर ये कोमा इसमें खूब सारे कंजक्शन यूज करते तो इसको पॉलीसिंडेटन कहते, ये नहीं होगा, ए होगा आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, जो लाइन है ब्रीथ, शाइन एंड सीक टू मैन, ये रेफर करती है गॉड के करंट इनसफिशिएंट एक्शन विच इज, ये वायलेंट है या सब्टल और जेंटल है? ये जेंटल है। ब्रेथ, शाइन, सीक, ये जेंटल चीजें हैं, नॉक है ना, वायलेंट है, ब्रेक, बर्न, बैटर, ब्लो, वो चीजें, इसमें बी हो जाएगा, जेंटल है। एक्सटेंडेड मेटाफर इन द ऑक्टेव कंपेयर्स द स्पीकर, जो शुरू में ऑक्टेव है उसके अंदर एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज किया है, बहुत दूर जाकर के उसकी एक तुलना करी है कवि की, किससे? ब्रोकन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, या एक यूजब्ड टाउन से? बिल्कुल की है। प्रिजनर ऑफ वॉर, वीक वॉइस, नहीं, यूजब्ड टाउन से की है। बहुत अजीबो गरीब जो मेटाफर यूज करना, जो अब तक नहीं होते थे, वो मेटाफिजिकल कंसीट्स या एक्सटेंडेड मेटाफर कहलाते हैं। ए, इसका आंसर बी हो जाएगा। मेटाफर इन द सेस्टेट शिफ्ट टू द स्पीकर बीइंग, जो मेटाफर इसके अंदर सेस्टेट में यूज किया गया है, कैप्चर टाउन है। कैप्चर टाउन तो पहले ऑक्टेव में है, दूसरे में दुल्हन की बात की गई है, जो बिट्रोथ टू द रॉन्ग पर्सन। रॉन्ग पर्सन कौन है? सैटन है, डेविल है, उससे उसकी शादी हो गई है। तो दूसरे में वो उससे शादी हो चुकी है सैटन से, और पहले में वो सैटन के कब्जे में है। तो दो एक्सटेंडेड मेटाफर यूज किए गए इसके अंदर। द वर्ड रेविश, रेविश का मतलब क्या है? रेप करना, बाय फोर्स किसी को अपने कब्जे में ले लेना, सीज कर लेना, पोजेशन में लेना। स्पीकर प्लीड्स फॉर गॉड टू इम्प्रिजन हिम, स्पीकर जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि तुम मुझे कैद कर लो, क्योंकि इट डिजर्व्स पनिशमेंट फॉर द सिंस, ओनली देन विल बी फ्री फ्रॉम सिन। यस, जब तुम कब्जे में करोगे ना ईश्वर, तभी मेरे जो है पाप वो धुलेंगे और मेरे पाप से मुझे मुक्ति मिलेगी। भी हो जाएगा। वो आउटसाइड वर्ल्ड से डरता है, इसलिए कब्जे में ले लो। वो कहता है कि जेल अच्छी जगह होती है रिफ्लेक्शन के लिए, शांति से मनन कर सकते हैं, इसलिए कर लो, नहीं, सब गलत बात है, बी आंसर हो। द फ्रेज 3% गॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3% गॉड, ये मेटाफर है चर्च के लिए, रेफरेंस टू द होली ट्रिनिटी की बात, सी आंसर, होली ट्रिनिटी की बात होती है। मेटाफिजिकल कंसीट इज अ, मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है? फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, एक्सटेंडेड इलेबोरेट मेटाफर, जो बिल्कुल अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, यही परिभाषा होती है जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाई थी। मेटाफिजिकल कंसीट किसे कहते हैं, उसको पूरा एक अच्छे से टॉपिक पढ़ाया आपको मैंने अलग से, ठीक है ना, कि उसके बारे में क्या कहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, और क्या होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाफिजिकल कंसीट, सब शुरू में कौन सी मेटाफिजिकल कंसीट इसमें यूज हुई है, जिसमें वो गॉड को ब्लैक स्मिथ मानता है, एक बर्तन बनाने वाला मानता है शुरू में, जब वो कहता है कि ईश्वर तुम मुझे नॉक कर रहे हो, तुम मुझे जो है वो
शाइन कर रहे हो, टिंकर को, जैसे टिंकर होता है ना, चमकाता है बर्तन को, शाइन कर रहे हो, ब्लो कर रहे हो, वो जो लुहार फूंकता है उसके अंदर। तो पहला ये है। बाद में यूज अप टाउन आता है, प्राइमरी पूछ रहा है शुरू शुरू की, तो प्राइमरी ब्लैक स्मिथ से या टिंकर से कंपेयर करता है, आंसर ए हो जाएगा। बाद में फिर वो यूज अप टाउन से करता है, फिर वो शादी वाली बात करता है। जो पैराडॉक्स है, एक्सेप्ट यू एंथ्रेल मी नेवर शैल बी फ्री, मीन्स कि जब तक ईश्वर तुम मुझे कब्जे में नहीं लोगे, मैं पापों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अनलेस गॉड एनस्लेव्स हिम, जब तक ईश्वर उसको कब्जे में नहीं लेगा, अपने दैवीय रास्ते पे नहीं ले जाएगा, ही विल नेवर बी फ्री फ्रॉम सिन। बिल्कुल यही अर्थ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं, मजा आ रहा होगा आपको करके, पूरी पोएम समझ में आ जाएगी इससे। फाइनल पैराडॉक्स जो नोर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश में, किसकी बात कर रहा है? फिजिकल वायोलेशन, पीसफुल मैरिज, इंटेलेक्चुअल परस्यूट, टोटल आइसोलेशन। फिजिकल वायोलेशन की बात कर रहा है, रेप की बात कर रहा है, फिजिकल असोल्ट की बात कर रहा है, रेप की बात कर रहा है दोस्तों, तो आंसर ए हो जाए। द कंसीट ऑफ यूजअप टाउन, यूजअप टाउन का जो कंसीट, मेटाफिजिकल कंसीट यूज किया है, ये इफेक्टिव है बिकॉज इट यूजेस अ कॉमन पॉलिटिकल सिचुएशन टू एक्सप्लेन ए कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल स्ट्रगल। बिल्कुल, पहले राजा महाराज ऐसे ही करते थे, किसी देश को कब्जे में ले लेते थे और फिर वो अपने मन के नहीं कर पाते थे, वहां के लोग, वहां के राजा। ऐसे ही सैटन ने उसको जो है कब्जे में ले लिया और वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। एक सिंपल कंपैरिजन है? नहीं। पॉपुलर मेटाफर है? ये लव पोएट्री में नहीं। ये हिस्टोरिकल इवेंट है? नहीं। ये पहला ही आंसर, ये आंसर का ए करेंगे। फेलियर ऑफ रीजन, योर वायसरॉय इज अ कंसीट दैट शोज, जो रीजन का जो वायसराय है, ये क्या दिखाता है? ये लॉजिक और फिलोसफी आर यूजलेस इन मैटर्स ऑफ फेथ। स्पीकर का रीजन है, स्ट्रॉन्गर है, ताकतवर ने, गॉड ने उसको अपॉइंट किया है। गॉड अपॉइंटेड, वीकर नहीं, वीकर अपॉइंट नहीं किया था तो अच्छा, बाद में सैटर्न के कब्जे में आने से वीक हो गया, ये बात भी गलत है। स्पीकर के इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। रीजन, फेलियर क्या है उसका? लॉजिक और फिलोसफी जो है ना यूजलेस हो गई है फेथ के मामले, ईश्वर के फेथ के मामले में जो ना बुद्धि लोग लगाएंगे ना, तो वो फेल हो जाती है, बुद्धि से काम नहीं चलता, या तो मन की भावनाओं से, समर्पण से काम चलता है, ये होगा वायसराय, इसलिए फेल हो जाता है। एज येट बट नॉक ब्रेथ शाइन एंड सीक टू मेन वाइज गोड्स करंट एक्शन इनसफिशिएंट फॉर द स्पीकर, क्योंकि वो अंदर से ना बहुत वो हो गया है, ये छोटे मोटे चोट से फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज टू एक्सटर्नल एंड जेंटल, क्योंकि ये जो ये चीजें ना नॉक और ये बहुत जेंटल हैं और ये बाहरी चीज है, वो तो अंदर से कब्जा हो गया उसके, तो उसके लिए तो बेटर करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ के उसकी गंदी चीजों को निकालना पड़ेगा। स्पीकर नीड्स इंटरनल वायलेंट रिकंस्ट्रक्शन, ये होगा जवाब। फिर देखिए, दैट आई मे राइज एंड स्टैंड ओवरथ्रो मी, दिस लाइन कंटेन्स अ पैराडॉक्स। वो कह रहा है कि भाई ओवरथ्रो करो पहले, फिर वो राइज और स्टैंड हो पाएगा। पहले मस्ट बी ओवरथ्रोन, पहले मुझे निकाल के फेंको, टू राइज एंड स्टैंड, ताकि मैं खड़ा हो सकूं, स्टैंड कर सकूं, तो आंसर बी करेंगे दोस्तों। लेबर टू एडमिट यू, मैं मेहनत कर रहा हूं आपको अंदर आने देने के लिए, बट ओ टू नो एंड, लेकिन देखो कोई फायदा नहीं है, मेरे अंदर पावर नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर आने दे सकूं, मेरे से पावरफुल तो मेरा एनक्रोचर है, जिसने यूजअप किया हुआ है मुझे, सैटर्न है। तो सजेस्ट द स्पीकर सक्सेसफुली लेट गेट इनटू हिज हर्ट, नहीं वो नहीं आने दे सकता, सक्सेसफुली नहीं, सफल हो ही नहीं पा रहा। नो वेन, नो एंड, नो वेन, कोई फायदा नहीं है। टू लेजी टू ट्राई एंड गॉड इन, वो आलसी है नहीं, ट्राइंग विलिंगली, कोशिश तो कर रहा है बट फेलिंग बिकॉज इज टू एंस्लेव्ड, लेकिन वो तो खुद गुलाम हो गया है सैटर्न का, इसलिए कुछ नहीं कर सकता, तो सी आंसर होगा। डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक, ईश्वर तुम मुझे डिवोर्स करो, मुझे अनटाई करो, ब्रेक करो उस नॉट को, ये नॉट का मतलब जो उसकी शादी हो गई है सैटर्न से, जो रिलेशनशिप बन गए हैं, उस संबंध की बात हो रही है। स्पीकर का जो अनवांटेड अटैचमेंट है सिन से, एनिमी से, यहां दोस्तों उसकी बात हो रही है। टेक मी टू यू, आप मुझे अपना बना लो, मुझे जेल कर दो, फॉर आई, ये क्या कह रहा है? स्पीकर डिस्क्राइब इम्प्रिजन्ड बाय गॉड बिकॉज इज ऑलरेडी अ प्रिजनर ऑफ सिन, क्योंकि वो किसका प्रिजनर है? सिन का प्रिजनर है, यह आंसर होगा इसका। विच इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री एविडेंट इन दिस पोएम, कौन सी मेटाफिजिकल पोएट्री की यहाँ पर जो मुख्य गुण दिखाई दे रहा है आपको? पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेटाफिजिकल कंसीट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अब्रप्ट ओपनिंग दिखाई दे रही है, आर्गुमेंटेटिव है, कलिक्वल लैंग्वेज है, इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज किया, सारी बातें तो है।
इमोशनल सेंटिमेंटलिटी और सिंप्लिसिटी की बात कर रहा है? नहीं। इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, पैराडॉक्स, अनयूजुअल कंसीट्स की बात कर रहा है। नेचर पे बात कर रहा है, रिलीजियस थीम्स की बात कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है रिलीजियस थीम को? नहीं, रिजेक्शन कहां कर रहा है? आंसर बी होगा। द 3% गोड रिफ्लेक्ट द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी की बात कर, कई बार आ चुका क्वेश्चन, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द पोएम्स इंटेंस पर्सनल स्ट्रगल इज टिपिकल ऑफ डन्स लेटर वर्क। पोएम ने जो यहाँ इंटेंस पर्सनल स्ट्रगल दिखाया है ना, वो इसके डन के बाद वाले काम में दिखाई देता है, जो बाद में फिर क्या हो जाता है, ये मॉर्टेलिटी की बात करता है, सिन की बात करता है, डिवाइन लव की। मैं कल आपको अपने नोट जो पार्ट 2 पढ़ा था बताया था कि इसकी शादी जो थी ना, इसने एन मोर से की थी, जो इसके और इसके जो पैट्रॉन थे उनकी नीस थी, और उससे भगा के इसने शादी कर ली। 1599 में उसके रिलेशन चले, 1601 में शादी कर ली। उसके बाद इसको जेल हो गई, और जेल से जब ये फ्री हुआ बाद में, कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद, तो फिर इसका विचार बिल्कुल बदल गया। अब ये डिवाइन लव, सिन और मॉर्टेलिटी की बात करने लगा है। देखो 10-12 क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट देखिए। द पोएम कैन बी रेड एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह है, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला पोएट है जो बोलते जा रहा है, गॉड उसकी बातों को सुन रहा है, पैसिव लिसनर की तरह, साइलेंट लिसनर की तरह। तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह आप कह सकते हैं। स्पीकर का जो एटीट्यूड है गॉड के प्रति, वो कैसा है? इंटीमेट है, बहुत स्नेहपूर्ण है, डेस्परेट है, बहुत उत्साही है, वो डेस्परेट हो रहा है, यानी उसकी इच्छा है कि वो डेस्परेटली उससे मिले, उससे मिलन हो जाए, भगवान को पाना चाहता है। बहुत इंटीमेट है, बहुत सीधा सीधा तू तकाड़े से बात कर रहा है, सीधा आदेशात्मक रूप से इंपरेटिव सेंटेंसेस में बात कर रहा है, 1 to 1 बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप है। कंपेयर टू टिपिकल प्रेयर, ये बहुत टिपिकल प्रेयर है। दिस पोएम इज नोटेबल फॉर, ये सामान्य पोएम नहीं है, बहुत विशेष प्रकार की पोएम है, क्योंकि इसमें कुछ एमोरस ना, कुछ इरोटिक्स इमेजरी यूज की गई है, यूज ऑफ वायलेंट एंड सेक्सुअल इमेजरी का यूज किया गया, इसलिए ये और प्रेयर से अलग है दोस्तों। तो स्पिरिचुअल प्रार्थना करने के लिए वायलेंट और सेक्सुअल इमेजरी का यूज किया गया। द पोएम सजेस्ट द ह्यूमन विल इज, ये पोएम कहती है कि जो आदमी की इच्छा है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है टू ओवरकम सिन अलोन, अकेला लड़ सकता है सिन से? नहीं। इरिलेवेंट टू द प्रोसेस ऑफ सैल्वेशन, वो सैल्वेशन के प्रोसेस से प्रासंगिक नहीं है। वीक है, आदमी की जो इच्छा है, जो रीजन है, वो वीक है। अनेबल टू चूज गॉड्स विदाउट गॉड्स फोर्सफुल इंटरवेंशन, जो भगवान के हस्तक्षेप के बिना आप उसको चुन नहीं सकते, आपकी इच्छा शक्ति ईश्वर के इंटरवेन के बिना नहीं चल सकती। स्पीकर्स लव फॉर गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज, स्पीकर का प्यार कैसे बताया गया? बैटरिंग इज हार्ट, डियरली आई लव यू। स्पीकर कहता है 9वीं लाइन के अंदर, आई या डियर या डियरली आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं बदले में तुमसे भी प्यार चाहता हूं, उतना ही, ये कहता है 9th लाइन की बात है ये। पोएम्स पावर डिराइव्स लार्जली फ्रॉम द टेंशन बिटवीन, इसमें दो चीजों के बीच में टेंशन है, वायलेंस और टेंडरनेस के बीच में। लव और हेट, स्ट्रेंथ नहीं, वायलेंस। एक तरफ ईश्वर के टेंडर रास्ते हैं जिसमें वो शाइन करता है, नॉक करता है, एक तरफ ब्रेक और बैटर करता है, तो वायलेंस। दोनों के बीच में यहाँ टेंशन को बताया गया है दोस्तों। ए मॉडर्न रीडर माइट इंटरप्रेट द पोएम्स लैंग्वेजेस, आजकल के बच्चे जो आप पढ़ रहे हैं इस पोएम को किस रूप में देखेंगे? सरप्राइजिंगली रिलेटेबल इन इट्स डिपिक्शन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को देखो सरप्राइज तरीके से दर्शाया है। इसको आउटडेटेड देखेंगे, सिंपल देखेंगे, सॉलिड नहीं, कि देखो मन के अंदर चलने वाली फीलिंग्स को, ईश्वर के प्रति भावनाओं को कैसे कवि व्यक्त कर सकता है। बड़े अचंभे से आजकल के रीडर इस बात को देखेंगे। ये जो लाइन है, रीजन योर वॉइसरॉय इन मी शुड डिफेंड, जो मेरे अंदर आपका जो ये वॉइसरॉय आपने बैठा रखा है, रिप्रेजेंटेटिव रीजन, इसका काम था मेरी रक्षा करना। इसमें रीजन को पर्सोनिफाई किया, इसके रूप में एक गवर्नर के रूप, वायसरॉय के रूप। सी आंसर। देखो पूरा पोएम पढ़ने के बाद और पूरा वो पोएम एनालिसिस पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे, आप चुटकियों में कर सकते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम द मेटाफॉर ऑफ द टाउन टू द मेटाफॉर ऑफ मैरिज, पहले वो टाउन की बात करता है, फिर वो मैरिज की बात करता है। ये शिफ्ट होता है, टाउन जो है वो पब्लिक है, मिलिट्री है, और फिर शादी की बात करता है तो पर्सनल है, रिलेशनशिप की बात करता है। सर हो जाएगा बी, ठीक है ना, मिलिट्री और पर्सनल, पर्सनल यानी अपने पर्सनल शादी के रिलेशन की बात। और जो बैटरिंग थी शुरू में, उसको तोड़ के आप निकलो, मेटाफर जो था ना उसका, वो टाउन वाला,
छोड़ के जा सकते हो, और शादी वाला जो है वो पर्सनल है, आंसर। पोएम कंक्लूड होती है लास्ट में विद अ सेंस ऑफ रेजोल्यूशन एंड सर्टेनिटी, क्या आप रिजोल्व सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं? पीसफुल एक्सेप्टेंस नहीं, अनरिजॉल्व टेंशन एंड डेस्परेट होप, ट्रायम्फेंट विक्ट्री। ये है, देखो आप, ये अनरिजॉल्व है, अब तक टेंशन फ्री नहीं हुआ है, वो लास्ट में एंथ्रेल कर रहा है, डेस्परेट कर रहा है, बहुत उम्मीद रख रहा है कि ईश्वर अगर आप मुझे एंथ्रेल कर लोगे ना तो शायद मैं आजाद हो जाऊं, फ्री हो जाऊं, अगर तुम मुझे रेविश करो तो शायद मैं चेस्ट हो जाऊं। लेकिन वो करोगे कि नहीं करोगे, मैंने इतने पाप किए, पता नहीं ईश्वर आप मेरे ऊपर कृपा करोगे कि नहीं करोगे। सी आंसर होना चाहिए। ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द पोएम इज पैराडॉक्स इज टू, इस पोएम में जो पैराडॉक्स यूज किए गए उनका क्या है, क्यों यूज किया, क्या प्रभाव है उसका? कंफ्यूज द रीडर, रीडर को कंफ्यूज करने के लिए। हाईलाइट द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन डिस्क्राइबिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आपके आध्यात्मिक अनुभव जो लोग करते हैं उनको कैसे बताया जाए, उसको पैराडॉक्स के थ्रू ही समझाया जा सकता था। तो बहुत खूबसूरती से जॉन डन ने यहाँ पैराडॉक्स का यूज किया है दोस्तों। आगे देखिए, फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। डन्स पोएट्री इज क्लासिफाइड एज, इस पोएट्री कैसा कहेंगे आप? मेटाफिजिकल कहेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पोएम रिफ्लेक्ट्स डन्स स्ट्रगल विद, यहाँ पोएम का डन से, ये जो है पोएम डन के स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट कर रही है। किस तरह के स्ट्रगल की बात कर रही है? पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं, रिलीजियस कन्वर्जन एंड सिन, जो रिलीजियस कन्वर्जन हुआ उसका, वो जो कैथोलिक से एंग्लिकन बना, उस स्ट्रगल को दिखा रहा है, और उसके पाप जो उसने पाप किए हैं जिंदगी में अब तक के, जेल वेल भी उसको हुई है, उनकी बात कर। यस, बी होगा। थियोलॉजिकली इट अलाइंस विद द आइडिया ऑफ, ये किस चीज से? थियोलॉजिकली मतलब धर्म शास्त्र के हिसाब से ये किस चीज का आइडिया है? ह्यूमन सेल्फ सफिशियंसी या कैल्विनिस्ट हेल्पलेसनेस बिफोर ग्रेस? यस, ये जॉन कैल्विन था, वो कहता है कि हम जो है ना ईश्वर के आगे हेल्पलेस है, वो चाहेगा तभी उसके हम शरण में जा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी इंटेलिजेंस काम नहीं करती है। तो कैल्विन नाम का एक वो विद्वान था, और ये उससे जुड़ता है, कैल्विनिस्ट हेल्पलेसनेस बिफोर ग्रेस। ये नोट्स में दे रखा है मैंने आपको ना। पोएम ड्रामेटाइज, ये पोएम एक तरह से ड्रामेटाइज है, जिसमें दो कैरेक्टर हैं, पोएट और गॉड, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये किसकी बात करता है? सोल के बैटल की विद सिन, जो सोल की लड़ाई हो रही है सिन से, बिल्कुल बताता है। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, कोर्टली लव नहीं, ये यहाँ ड्रामा है, सोल का बैटल हो रहा है पाप के साथ में, और मुक्ति कराने के लिए ईश्वर आएगा। उसके कैरेक्टर है पोएट की सॉल, सैटर्न, गॉड, ये कैरेक्टर्स हैं। रीजन कैरेक्टर है, एक ड्रामा की तरह। तो ये भी एक खास बात होती है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं ना, कि पोएट्री ड्रामेटिक पोएट्री होती है। आगे देखना, मैं सनराइजिंग भी पढ़ाऊंगा, वो भी ड्रामेटिक पोएट्री है, उसमें भी कैरेक्टर्स है इस तरह से। डन आस्क गॉड टू एक्ट एज, डन कहता है कि तुम्हें जेंटल हीलर बनना है, नहीं, वायलेंट कन्क्वेरर बनना है, तब जीत पाओगे। वायलेंट कन्क्वेरर बनोगे तभी जीत पाओगे। 3% गॉड किसकी बात कर रहा है? होली ट्रिनिटी की बात, होली ट्रिनिटी, फादर, सन और होली गोस्ट। ये पोएम ब्लेंड करती है, मिश्रण करती है, कॉम्बिनेशन करती है फिजिकल पैशन का स्पिरिचुअल रीयर्निंग से। एक तरफ फिजिकल पैशन है और एक तरफ स्पिरिचुअल इच्छाएं हैं ईश्वर को पाने की, भगवान के रास्ते पे चलने की। ये बी आंसर हो। सेल्वेशन इज द प्रेजेंटेड एज प्रोसेस ऑफ, यहां जॉन डन कहता है कि आपको सेल्वेशन कैसे प्राप्त होगा? गॉड के वायलेंट टॉर्चर से प्राप्त होगा। गॉड जब आपको बैटर करेगा, ब्रेक करेगा, बर्न करेगा, ब्लो करेगा, जब बैटर वो आपको एंथ्रेल करेगा, आपको रेविश करेगा, जेंटल से होगा, वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से होगा? बिल्कुल वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए, द फाइनल प्ली फॉर रेविशमेंट सजेस्ट, या लास्ट में जो रेविशमेंट की बात करता है वो क्या सजेस्ट करता है? सेक्सुअल सिन करे ईश्वर उसके साथ, टोटल यूनियन विद गॉड। ये रेविशमेंट, रेप का मतलब है कि ईश्वर तुम मुझे अपने आप के अंदर पूर्ण रूप से कब्जे में ले लो, टोटल मेरे को अपने में मिला लो, यूनियन तुम और मैं एक हो जाएं, शरीर हमारे दोनों के एक हो जाएं। जैसे पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका जब रेविश करते हैं, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ईश्वर तुम मुझे ऐसे अपने आप के अंदर मिला लो, मेरे को अपने आप में मिला लो, यूनियन कर लो। दो क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। द ओवरऑल मैसेज इज दैट, ये मैसेज क्या देना चाहता है? ह्यूमन एफर्ट इज इनफ, ओनली गॉड फोर्सफुल ग्रेस कैन सेव, केवल भगवान की जो फोर्सफुल ग्रेस है ना, ताकत, वायलेंट जो दया है, वही बचा सकती है आपको। बी आंसर होगा, बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिब्लिकल रेफरेंस ऑफ 3% गॉड इन जॉन डन्स पोएम, जो यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस है 3% गॉड का, जॉन डन की जो पोएम है बेटर माई हार्ट,
उसमें जो बिब्लिकल रेफरेंस गॉड के कौन कौन से लिए गए, कहां से लिए गए? ये देखो मैथ्यू 28 में भी ये जिक्र हुआ है 3% गॉड का, और 2 कोरिन्थियंस के 13 वाले पार्ट में भी इसका जिक्र हुआ है, जॉन 14 में भी इसका जिक्र हुआ है, सभी में इसका जिक्र, ठीक है ना। तो बिब्लिकल रेफरेंस की बात भी मैंने की है आपके साथ में, आपको नोट्स में मैंने दिया है दोस्तों कि कहां कहां बाइबल के अंदर 3% गॉड के यूज हुए, जिनको जॉन डन ने पढ़ा और वहां से इस विचार को उसने लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाली कविता आपको समझ में आ गई होगी। इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगले पार्ट में दोस्तों हम लोग जॉन डन की पोयम द सन राइजिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सन राइजिंग बहुत प्यारी और बहुत अमोरस पोयम है, सेक्सुअल कंटेंट वाली पोयम है, मेटाफिजिकल पोयम का बहुत गजब का उदाहरण है, ठीक है ना। तो चाहे आप ग्रेड फर्स्ट में हो, चाहे ग्रेड सेकंड में हो, चाहे आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए वो पोयम बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आप जरूर जुड़ना उस पोयम के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। आप बिल्कुल अपने हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, टेंशन ना ले कोर्स की। हम जब तक आपके साथ है आपका काम बहुत सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहें, चिंता ना करें, इम्पेशेंट ना हो, एक एक करके पढ़ते रहें, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।